नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर के ऊपर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अडानी पावर की अभी कैपेसिटी कितनी है और इस वीडियो में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हम ये जानेंगे कि भारत के पास अभी कितना कोयला पड़ा है। जी हाँ, मैं कोयले की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हम ये भी जानेंगे कि भारत के पास कितना कोयला पड़ा है। रीज़न ये है, जो अडानी पावर है इसके पास थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। जो अडानी ग्रीन एनर्जी है इसके पास सोलर पावर प्लांट है, वो धूप से बिजली बनाता है। और जो हवे से विंड पावर उसके पास पड़ा है, सोलर पावर पड़ा है, वो छोड़ दो, एक अलग होगा। पर जो अडानी पावर है इसके पास थर्मल पावर प्लांट है, और थर्मल पावर प्लांट चलता किससे है? कोयले से चलता है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अडानी पावर के पास कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में कितना कोयला पड़ा है और भारत के पास कितना कोयला पड़ा है। मान लो कि भारत के पास और दुनिया के पास आने वाले 20 सालों तक का बस कोयला पड़ा है, तो मतलब आने वाले टाइम में ये अडानी पावर के जो थर्मल पावर प्लांट है वो तो बंद हो जाएंगे, वो तो लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के पास कोयला कितना पड़ा है या पूरे दुनिया में कोयला कितना पड़ा है, ठीक है। ये भी जानेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इंडिया का आज भी बिजली की आपूर्ति कोयले से कितना % भारत में होता है, ठीक है। मतलब आज भी भारत कितना निर्भर है कोयले के बिजली पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में आएंगे चार्ट पैटर्न पे, नेट प्रॉफिट पे, ये सारे एंड में करेंगे। पहला बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कैपेसिटी देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, फिर ओवरऑल क्या व्यू निकल के आता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज भी भारत कोयले की बिजली पे 70% तक डिपेंड है। जी हाँ, 70% तक। कहीं पे आपको 55 देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे 60, मैं 70 पकड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 70% है। तो आज भी भारत कोयले की बिजली पे 70% तक निर्भर है। यानी कि समझ जाओ कि अगर कोयला ख़त्म हो गया आने वाले टाइम में 1-2 साल में, तो भाई पूरे इंडिया के घरों की बिजली उड़ जाएगी। तो कोयला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि इंडिया के पास कितना कोयला पड़ा है। अभी मैं आपको आगे बढ़ने से एक और चीज़ पहले बता देता हूँ। अभी जैसे बहुत लोग ना ग्रीन एनर्जी बोल रहे, सोलार पावर, पर उनको ये नहीं पता कि आज भी इंडिया अराउंड 70% 65% कोयले की बिजली पे निर्भर है, यानी कि डिपेंड है, ठीक है। तो अभी ये डाटा सुन लिए रहेंगे तो अब उनका कान और नाक, मतलब कान सब, बुद्धि सब खुल गया रहेगा। आप बोलोगे हाँ यार, जो ये थर्मल पावर प्लांट वाले जो स्टॉक है उनकी भी वैल्यू है। जी हाँ, बहुत वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तो आपने देख लिया, अभी ये जान लिया कि इंडिया कितना निर्भर है, कितना डिपेंड है कोयले के बिजली पे, अराउंड 70%, क्योंकि अराउंड 65% बिजली इंडिया को कोयले से मिलता है। फिर बाद में ये देखो कि अभी दुनिया का मैं पहले बता देता हूँ कि दुनिया में अभी इतना कोयला पड़ा है कि 133 साल तक दुनिया का काम चल सकता है, ठीक है। इतना कोयला अभी तक दुनिया में पड़ा है, ठीक है। अब आपको थर्मल स्टॉक या थर्मल पावर प्लांट की वैल्यू समझ में आती रहेगी। जब मैंने आपको यह आंकड़ा बता दिया तो आपको अब वैल्यू समझ में आती रहेगी। अब आपको अडानी पावर की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि भारत के पास अपने वार्षिक कोयले के उपभोग से 1111 गुना ज़्यादा कोयले का भंडार है। मतलब आप ऐसा एक समझ सकते हो कि भारत के पास अभी इतना कोयला पड़ा है कि ये अपना 100 साल तक काम चला सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि भारत में कोयले का भंडार वर्तमान खपत के हिसाब से करीब 111 साल का है। मतलब इसमें बोला है कि जितना अभी इंडिया की खपत है कोयले की, मतलब जितना यूज़ है, उस हिसाब से देखें तो इंडिया के पास 111 साल का कोयला पड़ा है। मतलब मैं इसको 111 नहीं 100 साल पकड़ता हूँ, 11 साल कम कर देता हूँ, क्योंकि जो खपत है यानी कि जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। मैं 100 साल भी नहीं, मैं 90 साल पकड़ता हूँ, बस मैं 20 साल कम कर देता हूँ। तो समझो अभी भारत के पास 90 साल का कोयला पड़ा है। तो आने वाले 90 सालों तक ये जो अडानी पावर है, जो थर्मल पावर प्लांट है, जिन भी कंपनियों के पास, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके पास, ये टाटा पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, या अदर स्टॉक हो गए, जीएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, एनटीपीसी चल गया, एनटीपीसी हो गया, तो ये आने वाले 60 सालों तक कंपनियां जिंदा रहने वाली है, क्योंकि आने वाले 90 सालों तक भारत के पास कोयला पड़ा है। तो अब आपको एक समझ में आ गया रहेगा, एक आइडिया मिल गया रहेगा कि अडानी पावर हुआ या जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनकी वैल्यू क्या है। समझे बात को। इसमें दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये कि आज भी इंडिया अराउंड 60 से 70% कोयले की बिजली पे डिपेंड है।
समझ गए बात को। और सेकंड क्या कि आज भी मतलब अभी तक इंडिया के पास अराउंड 90-100 सालों तक का कोयला पड़ा है, मतलब इंडिया का काम 90-100 साल तक चल सकता है। ये दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने जान ली। इसके बाद अब कैपेसिटी भी देखेंगे, ठीक है। अब जो भी ग्रीन एनर्जी के नाम पे उड़ते रहेंगे, थोड़ा अब शांत हो गए रहेंगे, उनको समझ में आ गया रहेगा हाँ भाई थर्मल पावर प्लांट की भी वैल्यू है मार्केट में। जी हाँ, बहुत वैल्यू है, समझे बात को। जिससे अब ये ऐसी बात हो गई ना कि जैसे ईवी आ गया, ईवी बाइक आ गई, ईवी 2 व्हीलर आ गया, ईवी 4 व्हीलर आ गया, पर आज भी पेट्रोल के बिना नहीं चलेगा काम, ठीक है। पेट्रोल चाहिए क्योंकि इतनी सारी गाड़ी हो गई और है भी ना पेट्रोल अपने पास पूरी दुनिया में। तो आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस तरह इसको एक चीज़ समझ सकते हो कि जैसे अभी ईवी की एक शुरुआत हुई है, लहर हुई है, उस तरह ग्रीन एनर्जी की हुई है। और जिस तरह पूरे इंडिया में पूरी गाड़ी फैल चुकी है दुनिया में, उस तरह थर्मल पावर प्लांट फैल चुके हैं, ठीक है। समझे बात को। यहाँ पे मैं अडानी पावर का ऑपरेशनल पावर प्लांट दिखा देता हूँ। इनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी करंट है 15,250 मेगावाट, यानी कि इसको आप मोटा माटी 15 गीगावाट समझ सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग स्टेट में इनकी ये प्लांट है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इनकी स्मार्टनेस बताता हूँ। ये देख सकते हो, आपको बहुत डाइवर्सिफाई देखने के लिए मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मतलब इनके जो प्लांट है ना, आप ये प्लांट नहीं भाई, आप ग्रीन एनर्जी के भी प्लांट उठा लो, हर स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। अराउंड 28 पूरे जितने स्टेट है भारत में, 28 सब स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके प्लांट। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, इनका स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस क्या है इसमें कि मान लो किसी स्टेट में इनके किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते बिगड़ते हैं तो इनका काम बंद नहीं होगा और स्टेट में तो चलेगा ना। इसकी वजह से इनकी स्मार्टनेस है। तो कल को एक प्लांट अगर बंद भी होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो बाकी 27 स्टेट में तो चलेंगे ना। तो ये इनकी स्मार्टनेस है, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया में फैले है कि भाई किससे भी एक से रिश्ता बिगड़ा तो ऐसा नहीं कि इनके बिजनेस पे फ़र्क पड़ जाए। यहाँ पे देख सकते हो कि मुंद्रा गुजरात में ये लार्जेस्ट है थर्मल पावर प्लांट। मैं जितना जानता हूँ भारत की मैं बात करूँ, पहले नंबर पे एनटीपीसी के पास है। कौन सी सिटी की स्टेट में मुझे नहीं पता, पर सेकंड नंबर पे ये मुंद्रा। इसमें इनके पास अराउंड 4.5 गीगावाट का पड़ा है थर्मल गोल बेस्ड पावर प्लांट। देख सकते हो, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट आप बोल सकते हो ऐसा भी, ठीक है। एक मुंद्रा में है, त्रिडो महाराष्ट्र में भी है, फिर कवाई में है राजस्थान, उडुपी कर्नाटका में है, फिर एक बिट्टा गुजरात में 40 मेगावाट का सोलार बेस्ड पावर प्लांट है। बहुत छोटा है, ठीक है, इसको भी काउंट कर सकते हो। फिर उसके बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ पे भी इनके पास कोल बेस्ड पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट है कुछ इनके, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है अराउंड यहाँ पे 16 मेगावाट यानी कि 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी का, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि सिलीगुड़ी में होने वाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे, बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्पीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ इनकी कंडीशन है अभी तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे जाने से पहले मैं एक और बार रिव्यू करा देता हूँ आपको, मतलब रिवाइज कर लेते। पहले देखा हमने कि भाई अपने इंडिया की, मतलब इंडिया का जो इंडिया कितना % निर्भर है कोयले की बिजली पे, पहले हमने ये देखा। फिर देखा कि भारत और पूरी दुनिया के पास कितनी कोयला पड़ा है, कितने साल तक कोयला पड़ा है, ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा कि इसकी कैपेसिटी। और अब इन तीनों चीज़ों से हमने क्या समझा, तो जो 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने अभी आपको बताई। इससे हमको ये समझ में आता है कि बहुत वैल्यू है अडानी पावर की। जो भी थर्मल पावर प्लांट की कंपनियां, उनकी अभी भी बहुत वैल्यू। तो आप इस सपने में मत रहना कि ग्रीन एनर्जी रातों रात आ जाएगा और ग्रीन ही एनर्जी छा जाएगा और भाई ये जो कोयले वाले तो 2 साल में बंद हो जाएंगे, कभी नहीं होगा, ठीक है। समझे बात को। अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोयला मतलब जो कोयला खनन रहता है ना, खनन मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब कोयला निकालते, ठीक है, अगर वो थोड़ा स्पीड कम हो जाए उनकी, मतलब कोयला खनन कम करने लगे, तो इंडिया में पावर का क्राइसिस पड़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी बहुत नीड है कोयले की अभी भी, क्योंकि अराउंड 60-70% इंडिया आज भी डिपेंड है कोयले की बिजली पे। तो ये जो पावर प्लांट है
थर्मल पावर प्लांट किसके पास भी हो, चाहे तो अडानी के पास हो या एनटीपीसी के पास हो या जीएसडब्ल्यू है, सबकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। जैसे ईवी बाइक थी, ईवी बाइक आया तो लोग पेट्रोल वाले को बहुत हल्के में लेने लगे, पर बाद में पता चल गया कि भाई कौन राजा है एंड में, ठीक है। अब अभी भी पेट्रोल है, आज भी दमदार है, ठीक है। पेट्रोल वाली गाड़ी अभी भी बहुत दमदार है। तो आप एक बिजली में भी ऐसा समझ सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल कंडीशन पे कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितना है। प्राइस है 520, आएंगे प्राइस के ऊपर भी। मार्केट कैप देख सकते हो अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास है। एक अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनी भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सीधा कर दो, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज कैप की भी कंपनी बोल सकते हो, एक लार्ज कैप की, हैवी लार्ज कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी बात करूँ तो 15 निकल के आता है और इंडस्ट्री का पी 33 निकल के आता है, ठीक है। मतलब ये लो पी पे काफ़ी ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री पी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो, क्योंकि इसमें जो 2-3 कांड हुए थे, मतलब जो लफड़े हुए थे, स्टॉक का प्राइस गिर गया था, उसके वजह से ये बेचारा लो पी पे आ चुका है। यहाँ पे आरओसी की बात करूँ तो 32 का है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रिसेंटली बढ़ाई है, मैं दिखाता भी हूँ। 75% इस होल्डिंग में से प्रमोटर्स ने अराउंड 1.46% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी है अपने, ठीक है। बाकी इनके नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी दमदार है। सेल्स की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 3 ईयर का 24% है, लास्ट 5 ईयर का 16% है। सेल्स काफ़ी तगड़ा है, नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बात करें, लास्ट 3 ईयर का काफ़ी तगड़ा है। उसके बाद आते हैं रिजर्व अच्छे खासे पड़े हैं, अच्छे खासे कर्जे भी हैं इनके पास। भाई फिक्स असेस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझको देख के। 51,000 करोड़ से 1-2 सालों में केवल 71,000 करोड़ तक इनका फिक्सेड असेस्ट बढ़ चुका है, ठीक है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस भी अच्छा खासा इन्होंने लगा के रखा है। सितंबर 2024 में बात करूँ तो 9,455 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब क्या होगा, ये जो 9,455 करोड़ है इनके फिक्स असेस्ट नेक्स्ट टाइम जुड़ के इस 71,000 करोड़ में ऐड हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा फिक्स असेस्ट कंपनी का बढ़ेगा वो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि फिक्स असेस्ट का बढ़ना मतलब प्लांट एंड मशीन्स, लैंड्स वगैरह इनके बढ़ रहे, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि अराउंड 2020 में इनके पास 65,000 करोड़ के आसपास का प्लांट मशीन था, आज 85,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो अच्छी बात है। अदर असेस्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लगी कि भाई पब्लिक का इस पर ध्यान ही नहीं है, ठीक है। मेरे को लग रहा है पब्लिक लोग इससे एग्जिट ले रहे, जी हाँ, क्योंकि देख सकते हो, जी हाँ, पब्लिक लोग एग्जिट ले रहे। अब हुआ मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर 17,90,000 लोग थे, ठीक है। फिर बाद में जब इनका कांड हुआ ना, ये मतलब जब हिंडनबर्ग वाला, तो इनके जो शेयर होल्डर है वो 16 लाख से 15 लाख पे आ गए, फिर 14 लाख आ गए, ठीक है। फिर 14 लाख के आसपास इनके शेयर होल्डर थे। फिर क्या हुआ, जून 2024 में वापस इनके शेयर होल्डर बढ़ने लगे। 14 लाख से कितने हो गए, 17 लाख हो गए। ध्यान से देखना, 17,90,000 हो गए। फिर वापस इनके शेयर होल्डर अभी 17,42,000 हो गए। अब मेरे को लगता है कि जब हिंडनबर्ग वाला पहला कांड हुआ था तो लोग बहुत डर गए, तो डरने से क्या हुआ, 17 लाख से शेयर होल्डर इनके कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 14 लाख के आसपास आ गए। फिर जब मैटर शांत हो गया, सब शांति हो गया, मतलब समझ में आ गया कि ठीक है, अच्छा स्टॉक है, कोर्ट ने भी इनको हरी झंडी दे दी, तो वापस शेयर होल्डर आने लगे। फिर वापस जब अभी कांड हुआ ना, कांड होने के बाद दे सकते हो कि शेयर होल्डर कम होते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें केवल 6-5% है, बहुत अच्छी बात है। कम है, ठीक है, दिक्कत नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर जो रिटेलर्स रहते हैं ना, पब्लिक, उनका रंग बहुत जल्दी बदलता है, जैसे कि शेयर होल्डर पैटर्न में भी देख सकते हो। तो इनकी होल्डिंग कम है तो ठीक है, सीरियस इन्वेस्टर चाहिए जो होल्ड रखे, तो अच्छी बात है। बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और प्रमोटर्स ने, बेचारे लोगों ने अपना माल ख़रीदा है, यही सोच के, उनको भी पता है कि हमारी कंपनी दमदार है, इसके वजह से वो माल खरीद रहे, ठीक है। तो ये था कुछ ओवरऑल अडानी पावर के ऊपर। यहाँ पे आ जाते प्राइस, तो क्या ही प्राइस बात करें, प्राइस देखे तो ओवरऑल बहुत डाउन ही हो चुका है। चार्ट पैटर्न भी वही दिखेगा, डाउन वाला। ये ओपन हो जाए एक बार,
तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मैं देखो डरता नहीं हूँ एक कोट हिंडनबर्ग, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये थिंकिंग है कि एक सेकेंड ये सीधा हो जाए ना, हाँ अभी भी टेढ़ा है, छोड़ो। तो देखो मेरी समझ ऐसी है कि इनके पास इनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ठीक है। हैवी कर्जे लेके रखे इन्होंने इंडिया के बैंकों से, और गौतम अडानी जी उनका दिमाग शार्पनेस दिमाग है, ठीक है, माइंड। और उनके जो लड़के हैं जो अभी आगे बिजनेस टेक ओवर करने वाले, उन लोग का भी मैंने इंटरव्यू देखा, बाकायदा वो लोग, मतलब मैं अडानी पोर्ट के जो सीईओ हैं उनके लड़के, मुझे जितना याद आ रहे वो कंपनी संभालते हैं अडानी पोर्ट को, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था 6-7 साल पुराना। वो पोर्ट पे रह के मतलब काम कर रहे और मतलब उधर सब देख रहे समझ रहे, ठीक है। तो बिज़नेस में इन्वॉल्व है, तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि फर्स्ट जनरेशन गौतम अडानी जी वो बिज़नेस को अच्छे से चला रहे, और आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ है नेक्स्ट जनरेशन, वो भी काफ़ी सीरियस है लेके। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इसके वजह से मैं डरता नहीं हूँ कि जो इनके ऊपर केस आते रहते हैं और ये सारी बातें आती रहती, ठीक है। मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि देखो अभी तक इनका फर्स्ट जनरेशन जिंदाबाद है, ठीक है। गौतम अडानी जी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं उनको, तो दिक्कत नहीं, कंपनी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इतना इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इंडिया में हो बहुत सारे कर्जे लेके रखे, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट है, तो इतना जल्दी कुछ होगा नहीं, ठीक है, समझे बात को। और इनके पीछे बहुत बड़ी शक्तियाँ भी है, जैसे कि बीच में इनके ऊपर बहुत तकलीफ़ आया था, जैसे कि सब माल बेच के भाग रहे थे हिंडनबर्ग के बाद। मुकेश अंबानी जी बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे इनकी कंपनी में, किए भी लोगों ने, हज़ारों करोड़ों का, बड़े बड़े लोगों ने 15-15 हज़ार करोड़ के शेयर्स उठाए, उनको भी पता है कि वैल्यू क्या है इनकी, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। एक सपोर्ट ये निकल के आता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हो, अराउंड 500 रुपये का अभी चल रहा है, 520, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। करंट रेट काफ़ी अच्छा है, मुझको नहीं लगता है कि इससे और ज़्यादा गिरेगा, ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो चुका है, मेरे को लग रहा है इसका बॉटम बन चुका है, ठीक है, इसके बाद नहीं गिरेगा। तो ये था ओवरऑल अडानी पावर के ऊपर वीडियो, हमने काफ़ी कुछ इसमें सीखा, देखे स्टार्टिंग में इनकी कैपेसिटी कितनी है, इंडिया में कोयला कितना पड़ा है, इंडिया का काम कोयले से कितना % चलता है ये भी देखा, उसके बाद इनकी कैपेसिटी भी देख लिए, और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। सीरियसली बताऊं, अभी तक इस कंपनी में 1% का भी दिक्कत नहीं दिखाई दिया, ठीक है, अभी तक। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और जो सेगमेंट में, जो बिज़नेस में, वो मतलब कभी ख़त्म होने वाला बिज़नेस नहीं देखा जाए तो, ठीक है। वो मतलब आने वाले 50-60 सालों तक ज़िंदा है, मतलब ज़िंदा रहेगा, ये ऐसा बिज़नेस है। मैं 50-60 सालों तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने पास कोयला पड़ा है, इंडिया के पास, केवल मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की छोड़ दो। इंडिया के पास 100 साल का कोयला पड़ा है, मैं 50-60 साल ही लेता हूँ, क्योंकि अदर प्लेयर भी वो भी कोयला यूज़ करेंगे, तो मैं 50-60 ही साल पकड़ता हूँ, कितना उतना दूर जाना, ठीक है। 50-60 साल भी बहुत हो गया, 20 साल भी चल जाए तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले 50 साल इनके पूरे खुले हुए, डर की कोई बात नहीं है, समझे बात को। बाकी डूबने को तो कोरोना आ जाए तो भाई अच्छे खासी स्टॉक घुस जाए अंदर, ठीक है। तो ऐसा नेगेटिव देखें तो बहुत कुछ नेगेटिव निकल के आ जाएगा, और कुछ अच्छा विज़न लेके थोड़ा सा 5% का रिस्क लेके चलेंगे, ठीक है। 70% पेशेंस, और अपना अराउंड 20% के आसपास, 25% के आसपास का नॉलेज, और जो 5% है थोड़ा रिस्क, ये कॉम्बिनेशन जब मिला देंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोला मैंने, 70% पेशेंस मतलब धैर्य रखना है, और अराउंड 25% के आसपास का क्या रखना है, नॉलेज, दिमाग, विज़न लेके, ठीक है। मतलब एक सोच के बिजनेस, जैसे मैंने अभी थिंकिंग किया, ठीक है, वो थिंकिंग लेके, बाकी 5% का स्लाइटली एक रिस्क लेके कुछ करेंगे ना मार्केट में। मतलब ये स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का, मार्केट में ऐसा अगर करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में आप कोई भी स्टॉक कितनी भी स्टडी कर लो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व ही है, ठीक है, बहुत कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, समझे बात को। ईडी का रेट, ये रेट, वो रेट, तो ये सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी मैंने बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी अडानी पावर को आप ख़रीद लो, इस बात का ध्यान देना। मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी
किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं रहता है किसी भी स्टॉक को लेके, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।